3 के तो घर पे क्या फंक्शन है? अच्छा, एक के घर में तो पीले चावल खुद के ही, फिर अच्छा भैया के पीले चावल, मतलब जीमना आ रहा है। कुल मिला के खुशी की बात सिर्फ इतनी है कि जीमना आ रहा है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया था और आज उस टॉपिक को खत्म करने की बारी है। क्या बारी है? हमें उस टॉपिक को आज पूर्णतया कंप्लीट, जितने उससे क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन हमको आज समझने, आज खत्म करने हैं। हमारा जो टॉपिक था उसका नाम था टिलेज। क्या नाम था? टॉपिक का नाम क्या था? टिलेज था। टॉपिक का नाम था टिलेज। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टिलेज को। किसको स्टार्ट करते हैं? और टिलेज को हिंदी में बोलते हैं भू परिष्करण। क्या बोलते हैं? जो टिलेज शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है? देखो कल मैंने सारा समझा दिया, उम्मीद करता हूं कि आज आप जवाब दोगे। क्या दोगे आप? तो बताइए टिलेज कौन सी भाषा का शब्द है? बोले एंग्लो एंग्लो सैक्सियन, एंग्लो सैक्सोन जो भाषा है उस भाषा का शब्द है। ये भाषा का नाम है। किसका नाम है? भाषा का। दूसरी बात करते हैं। बोले सर ये टिलेज शब्द है, ये समझ में आ गया कि एंग्लो सैक्सन भाषा का शब्द है, लेकिन आप ये बताओ कि ये कौन से आदमी ने या किस इंसान ने इसको दिया है? तो याद रखना टिलेज शब्द देने वाला जो था उसका नाम क्या था? बहुत बढ़िया, कौन था? बहुत बढ़िया, जेंथ्रोटुल ने क्या किया? शब्द दिया। शब्द किस भाषा का है और ये शब्द किसने दिया? और याद रखना टिलेज का जनक किसको बोलते हैं? टिलेज का जनक किसको बोलते हैं? अरे बहुत बढ़िया, टिलेज का जनक भी बोलते हैं जेंथ्रोटुल को। किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? यानी 3 क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि टिलेज कौन सी भाषा का है, टिलेज शब्द किसने दिया, और टिलेज का जनक किसको कहते हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्लियर है? देखो बच्चों में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है, वो मैं क्लियर करता हूँ। कल मैंने भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में एक बार बोल दिया था, आपको याद हो तो। जैसे आपको याद हो तो मैंने कहा था टिलेज, और फिर उसके बाद मैंने ये भी लिखवा दिया था आपको गलती से बोल के, फिर वापस से कहा था कि नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये तो जीरो टिलेज का है। तो एक शब्द यूज करते हैं हम लोग, जीरो टिलेज। क्या बोलते हैं हम लोग? और ये आप लोगों का ही नहीं है, ये सभी की प्रॉब्लम है, क्योंकि टिलेज और जीरो टिलेज में कोई फर्क नहीं है बेटा। इसमें भी टिलेज इसमें भी टिलेज, सिर्फ ऐड क्या हुआ है? जीरो। तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। तो याद रखना जीरो टिलेज का जनक भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। ये है जीबी ट्रिपलेट। कौन है? ये है ट्रिपलेट। कौन है? जीबी ट्रिपलेट। याद रख लोगे इसको पक्का। और मजे की बात ध्यान रखना कि ये जो जीरो टिलेज है ना, इस जीरो टिलेज शब्द का, अगर इस शब्द के उपयोग की बात करें तो ध्यान रखना इसका उपयोग सबसे पहले जिस कंट्री में हुआ था उसका नाम है यूएसए। क्या नाम है? तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जीरो टिलेज सबसे पहले कहाँ हुआ? बोले यूएसए में हुआ। बोले इसका जनक कौन है? बोले जीबी ट्रिपलेट है। बोले टिलेज का जनक कौन है? बोले जेंथ्रोटुल। और टिलेज शब्द किसने दिया था? और ये कौन सी भाषा का है? उम्मीद करता हूं ये 5-6 इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप सबको याद हो गए होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि एग्जाम में टिलेज से जो क्वेश्चन आए वो इन्हीं 5 लाइनों से पूछ ले। मैं ये भी कामना करता हूं। और ज्यादातर चांस भी यही रहता है, बता देता हूँ। ज्यादातर टिलेज से जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो बस यहीं से उठा लेता है। और उनमें सबसे प्रायोरिटी पर अगर किसी क्वेश्चन को रखा जाता है तो मेरे प्यारे रसगुल्लो आपको अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक अलग ही भाषा का शब्द है। आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, ये एक ऐसा शब्द है जो आपको देखने में ऐसे लग रहा होगा कि सर ऐसी भाषा भी होती है क्या। इसका मतलब यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बोले टिलेज कौन सी भाषा का शब्द है। याद रख लोगे इस बात को पक्का? बोले सर ये तो याद रह जाएगा। तो देखो आगे चलते हैं। बोले एक तो शब्द आ जाता है वापस से अपने पास टिलेज। क्या आ जाता है? और एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं टिल्थ। क्या बोलते हैं? तो टिलेज क्या बोलते हैं? टिलेज का मतलब होता है मृदा की
भौतिक दशा में यंत्रों का उपयोग कर मृदा की भौतिक दशा में यंत्रों का उपयोग कर परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? परिवर्तन लाना टिलेज कहलाता है। क्या कहलाता है? देखो, टिलेज को हिंदी में भूपरिष्करण कहते हैं, पर मैं भूपरिष्करण बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि याद टिलेज ही करना है, तो भूपरिष्करण क्यों याद करें। बस पता होना चाहिए कि भूपरिष्करण क्या होता है। बाकी टिलेज अच्छा शब्द है, इसी को याद कीजिए। बोले सर ये तो याद हो गया, दूसरा बताओ। दूसरा शब्द होता है टिल्थ। क्या होता है? क्या होता है? तो टिल्थ का मतलब होता है, ध्यान रखना, मृदा की, अरे वाह मेरे रसगुल्लो, मृदा की भौतिक, हाँ, मृदा की भौतिक दशा को बोलते हैं टिल्थ। बहुत आसान है। मृदा की भौतिक दशा को टिल्थ बोलते हैं, और इस टिल्थ में परिवर्तन लाने की जो क्रिया है वो क्या है? टिलेज है। वो क्या है? कोई कंफ्यूजन है इस बात से? रत्ती भर भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता देना। नहीं है? ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर टिलेज के प्रकार की, किसकी बात करते हैं? अरे बहुत छोटा सा टॉपिक है, टिलेज का प्रकार या टिलेज के प्रकार। कितने प्रकार की होती है टिलेज? दो प्रकार। कितने प्रकार की होती है? पहला कौन सा प्रकार है? अरे बहुत बढ़िया, प्राथमिक भू परिष्करण। पहला क्या आ जाता है? यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, प्राथमिक को क्या बोलते हैं? प्राइमरी टिलेज। क्या बोल देंगे? कोई दिक्कत है क्या इसमें? बोले सर इसकी परिभाषा लिखाओ। इसकी परिभाषा होती है कि भारी यंत्रों द्वारा किया जाने वाला भूपरिष्करण, या फिर कई बार ऐसे भी कह देते हैं कि कोई भी फसल की बुआई से पहले जो भूपरिष्करण करते हैं उसको क्या बोल देते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि हल्का और भारी यंत्र आपको याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। यही क्या है? इसका मतलब सर प्राथमिक भूपरिष्करण क्या होता है? तो प्राथमिक भूपरिष्करण का मतलब होता है, शॉर्ट में लिखो या पूरा लंबा चौड़ा लिखूं? तो देखो, भारी यंत्रों द्वारा, भारी यंत्रों द्वारा किया जाने वाला भू परिष्करण या की जाने वाली जो टिलेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोल देते हैं प्राथमिक भू परिष्करण। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि फसल बुआई से पूर्व की जाने वाला भू परिष्करण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हाँ, फसल बुआई से पूर्व वाली जो टिलेज होती है उसको हम कह देते हैं। दोनों ही बातों को आप समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि सर प्राथमिक भू परिष्करण में काम आने वाले यंत्र कौन कौन से हैं, उन यंत्रों को, या फिर सर आपने एक शब्द लिखवाया है भारी यंत्र, ये कौन कौन से हैं सर? इनका नाम थोड़ा सा लिखवा दीजिए ताकि हमें आसान हो जाए। देखो, मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने दिमाग से सोचोगे ना तब आपको एकदम एग्जैक्टली याद होगा। आप सोचो, किसी भी फसल को काटने के बाद आप सबसे पहले खेत में क्या चलाते हो? हाँ जी, क्या चलाते हो? प्लाऊ। क्या चलाते हो? कौन सा प्लाऊ? देखो, आपने घर पे ऐसे प्लाऊ देखा होगा, इस पे ऐसे दो तीन तवियां ऐसे, जिसको बोलते हैं डिस्क होती है, फिर ये ऐसे एंगल से जुड़ी रहती है और वो ट्रैक्टर के साथ इस तरह जुड़ जाता है। ऐसा प्लाऊ आपने देखा होगा? देखा होगा। इसके अंदर देखो गोल चक्रा होता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं प्लाऊ, तो इसको बोलते हैं डिस्क प्लाऊ। क्या बोलते हैं इसको? यानी कि पहला जो उपकरण आ जाता है जो सबसे ज्यादा काम आता है, याद रखना उदाहरण में, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डिस्क प्लाऊ। कोई दिक्कत है क्या? इसको प्लाऊ भी कह सकते हो, डिस्क प्लो भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डिस्क प्लो। देखो, इसी की तरह एक दूसरा यंत्र और आता है, मैं बता देता हूं। और उसका मतलब क्या होता है? उसमें क्या होता है कि घूमने वाली तुरी नहीं होती है उसमें, ऐसे थोड़ा सा लोहे का घुमाकर लगा रहता है जो मिट्टी में धंसता है और मिट्टी को पलट देता है, यानी मिट्टी के अंदर जाता है और मिट्टी को पलट देता है। ऐसा देखा आपने? उसका नाम होता है एमबी प्लो। क्या नाम होता है उसका? इसको बोलते हैं प्लाऊ या फिर बोलते हैं प्लो। क्या बोलते हैं इसको? प्लो।
सर एमबी का मतलब क्या होता है? एमबी का मतलब होता है मोल्ड बोल्ड प्लो। क्या नाम होता है इसका पूरा? एम का मतलब होता है मोल्ड, क्या मतलब होता है? बी का मतलब होता है बोल्ड, और फिर आता है प्लो, मोल्ड बोल्ड प्लो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमबी प्लो। यानी ये क्या करता है, मिट्टी के अंदर धंसता है, मिट्टी को काटता है और काटने के बाद उल्टी कर देता है, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर। समझ में आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है? बोले ठीक है सर, ये दोनों तो हमें याद रह जाएंगे। देसी हल जानते हो क्या? ऊंट के पीछे एक हल लगाते हैं और इतना गहराई तक चला जाता है नहीं जाता? जितना गहरा प्लाऊ जाता है उतना ज्यादा गहरा चला जाता है, वो अपना ऊंट वाला हल देखा आपने? ऊंट या बैल वाला, जिसको बोलते हैं देसी हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, याद रहता है सबको? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो एक अपना आ जाता है देसी हल। क्या आ जाता है? देसी हल। 3 नंबर पे आ जाता है कि सर जो देसी हल होता है वो भी किसमें आ जाता है? इसी में आ जाता है। सर और क्या होता है? और होता है एक, आपने चीजल प्लो नाम सुना है? सब सोइलर नाम सुना है? नहीं सुना? 2-3 चीजें बताता हूँ, देखो ध्यान रखना। जैसे मान लो ये मिट्टी की सतह है, ये क्या है? मिट्टी की। और आपने अगर जल निकास अभी पढ़ाया नहीं है आपको, जल निकास पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। एक होता है जिसका नाम होता है मोल हल। क्या नाम होता है? या जिसको बोलते हैं मोल फ्लो। क्या बोलते हैं? देखो ये पेन जैसा है ना, पेन ऐसा हल होता है। यानी इस तरह से लोहे का एक पाइप सा, पाइप के आकृति का सा एक सिस्टम लगा रहता है, और इसके वेल्डिंग किया हुआ ऊपर ऐसे डंडा रहता है, और डंडा ऊपर जाके जुड़ जाता है ट्रैक्टर से। सर इससे क्या होता है? इससे ये जो सिस्टम है ना, इसको से जबरदस्ती मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है? और डालने के बाद आपको पता है तीखा वाला मुंह चलता रहेगा, और अंदर ही अंदर इस तरह से जैसे मान लो अंदर ही अंदर इस पेन को मैं जमीन के अंदर चलाऊं तो जैसे नाली सी नहीं बन जाएगी क्या अंदर ही अंदर? तो काली मिट्टी में क्या करते हैं, अंदर ही अंदर इस मॉल फ्लो को चलाते हैं, जिससे अंदर एक नाली बन जाती है, जिसका उपयोग करते हैं जल निकास के लिए। किसके लिए करते हैं? पानी इकट्ठा होकर उसके अंदर चला जाएगा उसमें, और उस नाली के अंदर ही अंदर पानी बाहर निकल जाएगा। इस हल को बोलते हैं मॉल फ्लो। देखो ये कितनी गहराई में काम कर रहा है। आप सोचो, लगभग लगभग 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर नीचे, सतह से 60 सेंटीमीटर नीचे एक नाली बना देता है ये हल। समझ में आ गई मेरी बात? इसी तरीके से ये मिट्टी की सतह है, और यहाँ मान लो हार्ड परत है या कठोर परत है। क्या है? कठोर परत। तो इस कठोर परत को तोड़ने के लिए काम आता है एक चीजल प्लो के नाम से। तो जिनके भी पीछे, आप इतना याद रखना, मैंने कल भी कहा था, एक अगर प्लो शब्द यूज हो रहा है, क्या शब्द यूज हो रहा है? याद रखना, यानी प्लाऊ जिसको हम कहेंगे, लगभग मान के चलना, वो किसमें आएगा? प्राथमिक में आएगा। तो एक तो हो जाता है मोल हल। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? मोल हल। इसी को मोल प्लो बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं इसको? मोल प्लो। और एक हो जाता है जिसको हम बोल देते हैं चीजल प्लो। क्या बोल देते हैं? हाँ बेटा, क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ। और एक याद रखना आप, पावर टिलर। क्या याद रख लेना? पावर टिलर। ये पावर टिलर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कुल मिलाकर देखो, डिस्क हेरो को आप जानते हो, एमबी प्लो को आप जानते हो, मोल हल अभी मैंने बताया है, देसी हल को आप जानते हो कि नहीं जानते हो? इसी तरीके से एक पावर टिलर होता है और एक चीजल प्लो होता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो कुल मिला के 5-7 नाम आपके सामने जो लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे उदाहरण है किस चीज के? प्राथमिक भू परिष्करण वाले। इसके बाद जो भी नाम आपको मिल जाए ना, वो कौन सी का हो जाएगा? कौन सी का हो जाएगा? बोले सर वो कौन कौन से, ऐसा समझ नहीं आ रहा हमको, बताओ। तो देखो, दूसरे नंबर पर जो भूपरीक्षण आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं द्वितीयक। हाँ बेटा, रुक जा बेटा, रोटावेटर भी आएगा। देखो, रोटावेटर एक ऐसा यंत्र है जो, ध्यान रखना, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में काम आता है। याद रखना, यानी एक यंत्र का नाम है जिसको बोलते हैं रोटावेटर। तो रोटावेटर एक ऐसा यंत्र है जो, ध्यान रखना, प्राथमिक व प्राथमिक तथा द्वितीयक द्वितीयक भूपरिष्करण
दोनों में काम आने वाला यंत्र है। पहली चीज सबको क्लियर हो गई, यानी रोटावेटर प्राथमिक भूपरिष्करण भी करता है और द्वितीय भूपरिष्करण भी करता है। पहली क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरी, रोटावेटर जो है, इस रोटावेटर की खोज की थी फॉल्कनर ने। किसने की थी? याद रख लेना, किसने की थी? रोटावेटर खोजने वाला आदमी था फॉल्कनर। कौन था? रोटावेटर आप लोगों ने शायद अपने घर पे सबने देख रखा होगा, आजकल किसान लाता है, जिसमें क्या होता है, एक मशीन से पेटी सी पैक आती है, अंदर ब्लेडें लगी होती है, ट्रैक्टर आगे आगे चलता है, पीछे पीछे उसको सब गोल घुमाता है, उससे घास फूस सबको कचरा करके एकदम मिट्टी में मिला देता है। ढेले नहीं बनने देता है, मिट्टी को एकदम भुरभुरी बना देता है। आपको अलग से कोई भूपरीक्षण करने की जरूरत नहीं है। घास फूस है उसके अंदर से एक बार रोटावेटर निकाल दिए, सारे घास फूस की ऐसी कुट्टी कर देगा, छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, उससे घास फूस जल्दी से गल भी जाता है। ये भारी मिट्टी के लिए ज्यादातर काम में आता है, हल्की मिट्टी में इसका कोई उपयोग नहीं है। जैसे अपने यहाँ मिट्टी है ना, यहाँ हल्की मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? अरे भारी हल्की तो जानते हो क्या? क्या होता है भारी हल्की? हाँ जी, जिसमें भू परिष्करण आसानी से किया जा सके उसको तो। और भारी तो काली मिट्टी में, जैसे मान लो आप हल लेके गया, आपने प्लाउ किया और पता चला इतने मोटे मोटे ढेले बन गए और वो ढेले फूट ही नहीं रहे। अब वो ढेले क्या नहीं हो रहे? फूट ही नहीं रहे। तो ऐसी मिट्टी में हम क्या करते हैं, रोटावेटर चला देते हैं, उसकी ब्लेड से वो सारे के सारे जो ढेले हैं ना, वो फूट कर कचरा हो जाते हैं और मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाती है। अब आप उसमें बीज की बुआई कर सकते हो। लेकिन अपने यहाँ की मिट्टी जो है, हम प्लाऊ चलाते हैं तो भी भुरभुरी रहती है, समझ गए? तो यहाँ हल्की मिट्टी के लिए रोटावेटर ज्यादा काम का नहीं है। रोटावेटर का ज्यादातर उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना, ये भारी मृदा के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? भारी मृदा हेतु उपयुक्त है। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि हल्की में उपयोग नहीं किया जाता, उपयोग करो, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें वो करना है करो। लेकिन ज्यादा इसका फायदा कौन सी मिट्टी में होता है? भारी मिट्टी के लिए तो ये सबसे अच्छा भू परिष्करण का यंत्र है, वर्तमान समय में बहुत अच्छा यंत्र है। और इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था फॉल्कनर ने। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, वह कौन सा यंत्र है जो प्राथमिक और द्वितीय दोनों भू परिष्करण में काम आता है? दैट इज रोटावेटर। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं द्वितीय भू परिष्करण की, ठीक है? वही दो बातें लिख देंगे इसके अंदर भी। पहली तो कौन सी? हल्के यंत्रों द्वारा। कौन से यंत्रों द्वारा? हल्के यंत्रों द्वारा किया जाने वाला भू परिष्करण। पहली चीज क्लियर है। और दूसरा हम कह देंगे कब करते हैं? सर बुआई के बाद। कब करते हैं? बुआई के बाद। कोई दिक्कत है? बोले सर ऐसे यंत्रों के उदाहरण बताओ। यंत्रों के उदाहरण, जो यंत्र द्वितीय भू परिष्करण में काम आते हैं, उनके आप नाम बताओ। देखो, एक तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप बुआई स्टार्ट करते हो ना, तब से जो भी काम आते हैं सबके नाम इसमें लिख दो। बुआई करने से तुरंत बाद काम आने वाले सबके नाम लिख दो। अब आप लोगों ने एक तो सीड ड्रिल का नाम सुना होगा, सुन रखा है सबने? और उसको बोलते हैं कल्टीवेटर। क्या बोलते हैं उसको? देखो, सीड ड्रिल का मतलब तो होता है बेटा, मैं आपको बता देता हूं, कल्टीवेटर तो क्या होता है कि ऐसे दो होते हैं लोहे के रोड, और उसके नीचे ऐसे होते हैं लगे हुए, वो लगे रहते हैं हल, जिनको बोलते हैं, देखा है सबने? इसको बोलते हैं कल्टीवेटर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? कल्टीवेटर। क्या बोलते हैं इसको? कल्टीवेटर। और इसी के ऊपर फिर आ जाती है सीड ड्रिल, जिसमें से नलकियां इन सब हलों में चली जाती है और फिर हम उसको बुआई के काम में लेते हैं। समझ में आ गया? जिसको बोलते हैं सीड ड्रिल। क्या बोलते हैं? समझ में आ गई मेरी बात? तो ये सारी चीज है, वो थोड़े थोड़े नाम बदलने पर इनका मतलब बदल जाता है। एक हल ऐसा आता है, उसके दो इस तरह से लगी हुई रहती है गेंग, इसको गेंग बोलते हैं, ये जो लगी हुई थी ना लंबी वाली गेंग, और इसके नीचे छोटे 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 बहुत सारे गोल गोल हल लगे रहते हैं, देखा है सबने? इसको बोलते हैं हेरो। क्या बोलते हैं? हेरो। क्या बोलते हैं? वैसे कल्टीवेटर को इंग्लिश में बोलते हैं हेरो। क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब हो गया, देखो इसमें तो डिस्क है, गोल गोल है कि नहीं इसमें? तो इसका मतलब एक तो हो गया डिस्क हेरो। क्या हो गया? एक तो हो जाता है सर डिस्क, जैसे डिस्क प्लाऊ था ना, ऐसा ही हो गया डिस्क हेरो। बोले सर एक के दांत होते हैं, एक के क्या होते हैं? जो हल नहीं होता है क्या अपना हल, जिससे अपन बुआई बुआई करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसके दांत होते हैं ना, और दांत को बोलते हैं टूथ। क्या बोलते हैं? स्पाइक का मतलब होता है कांटा। क्या होता है?
उसको बोलते हैं स्पाइक टूथ हेरो। क्या बोलते हैं? देखो एक तो हो गया डिस्क है तो डिस्क हेरो, क्या हो गया? और एक के दांत है, क्या है उसके? उसको बोलते हैं स्पाइक टूथ हेरो, यानी हेरो तो है लेकिन कौन सा? बोले डिस्क वाला। दूसरा बोले दांत वाला, कौन सा? दांत वाला। तो आपको स्पाइक टूथ हेरो बोल दे या फिर आपको डिस्क हेरो बोल दे, दोनों किस में काम आते हैं? सर दोनों इसी के अंदर काम में आते हैं। तो पहला यहां हो गया डिस्क हेरो। क्या हो गया? कौन सा हेरो? डिस्क हेरो। बोले सर दूसरा, बोले यहां जाता है स्पाइक टूथ हेरो। कोई दिक्कत है क्या? बोले सर बीज बोते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीड ड्रिल। क्या बोलते हैं? एक सीड ड्रिल ऐसी भी आती है इसमें एक में तो बीज भरा जाता है और एक में खाद भरते हैं। नाम सुना है? जिसको फर्टिकम सीड ड्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो फर्टिलाइजर भी एक, जैसे मान लीजिए उसमें दो बॉक्स होते हैं, ऐसे एक बॉक्स और एक दूसरा बॉक्स, नीचे लगे हुए होते हैं हल। क्या लगे हुए रहते हैं? हल। तो एक में तो अपन भर देते हैं उर्वरक, क्या भर देते हैं? और एक में भरते हैं बीज, क्या भरते हैं? तो इसमें से दो नलकियां जाती है निकलकर एक ही हल के पास, एक तो डालती है उर्वरक, दूसरी डालती है बीज। ठीक है, तो यहां अगर बीज डालते तो हमने कहा सीड ड्रिल। क्या कहा हमने? लेकिन इसने तो फर्टिलाइजर भी डालना स्टार्ट किया, इसका मतलब फर्टिकम सीड ड्रिल। क्या है ये? फर्टिलाइजर भी डाल रही है और बीज भी डाल रही है, तो फर्टिकम है। हाँ याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन सा यंत्र है जिसका उपयोग उर्वरक और बीज दोनों को एक साथ डालने के काम में लेते हैं? बोले फर्टिलाइजर डाले तो फर्टी और सीड डाले तो सीड। बोले फर्टी कम है, यानी एक तो हम कह देंगे सीड ड्रिल। क्या कह देंगे एक तो हमें? बोले सर एक तो हो गया सीड ड्रिल, एक तो क्या हो गया? और सर इससे पार नहीं पड़े तो आप एक कह देंगे फर्टिकम, फर्टिकम सीड ड्रिल। कोई दिक्कत है क्या? बोले नहीं है सर, दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं। देखो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जैसे मान लीजिए आपके ककड़ी तरबूज वगैरह बोते हैं, तो ट्रैक्टर के पीछे एक मशीन सी आती है जो मिट्टी को ऐसे इकट्ठा कर करके डोली सी बना देती है, और उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, क्या बोलते हैं? हाँ बेड तो बनाती है वो, पर उसको खुद को क्या बोलते हैं? हाँ जी, बेड बनाने वाली। बहुत बढ़िया। मतलब तुम जैसे शिष्य मुझे मिले हैं कि मैं ऐसे कभी कभी फील करता हूँ कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि तुम लोग मुझे मिले। सही बता रहा हूँ। अरे मेरे रसगुल्लो, एक कॉमन सी बात है, बेड बनाने वाली अपन देसी भाषा में कह सकते हैं, और बेड बनाती भी है वो, ये बात सही है। पर मैंने आपको बहुत बार कहा है कि दो चीजें होती है कि जैसे मान लीजिए ये समतल खेत था और उस मशीन से आपने क्या किया कि ये बेड बना दिया, ये नीचे दोहरा रह गया, ये बेड बना दिया, ये दोहरा रह गया। इस तरह से तो बनाते हो, ऐसे बनाते हो। तो हम क्या बोलते हैं कि जो ऊपर उठी हुई जो ये बेड होती है ना, इस बेड को तो बोलते हैं रिज। क्या बोलते हैं? और ये नीचे वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं फरो। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसीलिए आपने रिज एंड फ्रो सिंचाई की एक विधि भी आती है। कैसी विधि आती है? रिज एंड फ्रो। बोला सर इसका क्या मतलब है? रिज एंड फ्रो एक सिंचाई की विधि है, उसमें ऐसे रिज और फ्रो बना देते हैं और फिर इसके अंदर पानी देते हैं और इस पर क्या करते हैं? बुआई करते हैं। क्या करते हैं इस पे? समझ में आ गई मेरी बात? और पहले के टाइम पर जब तरबूज बोना होता था तो बेचारे यही तो विधि काम में लेते थे। आजकल तो ड्रिप आ गया, कुछ नहीं करते, इसी के ऊपर ड्रिप बिछा देते हैं, ठीक है, और सीधा फसल को पानी। पहले वाले ऐसे नहीं करते थे। पहले वाला इसमें बेचारे पानी देते थे और यहाँ फिर बेड बनाते थे और ऐसे बीच बीच में खाली जगह रखा करते थे। पहले वालों की बात करें, पुराने टाइम में तो रिज फ्रो मेथड बहुत यूज होती थी, आजकल नहीं होती है। समझ में आ गई? जैसे आलू बोते हैं तो इस पे तो आलू बोते हैं और इसमें क्या करते हैं? पानी देते हैं। समझ में आ गई? तो ये वो मेथड है। तो इसको तो बोलते हैं रिज। क्या बोलते हैं? और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? और रिज बोलते हैं बेड को। तो रिज बनाने वाला क्या होगा? क्या होगा? अरे क्या होगा? तो सर रिज मेकर किस में आएगा बच्चों? बताओ किस में आएगा? हाँ, रिज को बनाने वाला रिज मेकर, वो भी किस में आ गया? द्वितीयक भू परिष्करण में आ गया। किसमें आ गया? तो याद रखना, लगभग लगभग जिसके पीछे हेरो लगा हुआ हो तो आप समझ जाना कि वो किसमें आएगा। लगभग लगभग किसमें आएगा? द्वितीयक में। किसमें आएगा?
कोई दिक्कत है इस चीज से? पक्का? तो ध्यान रखना, डिस्क हेरो, स्पाइक टूथ हेरो, सीड ड्रिल, फर्टी सीड ड्रिल या फिर रिज मेकर, ये सारे के सारे किसमें आएंगे? इसमें आएंगे। अब मूंगफली को उखाड़ते हुए देखा आपने? सबने देखा है कैसे उखाड़ते हैं? हाँ जी, पत्ती से काटते हैं। और पत्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लेड। बहुत बढ़िया। और वैसे इतना चौड़ा वाला जो गार्ड रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? देखो, दो लंबे लंबी लोहे की एंगल थी, नीचे दांत लगाए तो बोले सर स्पाइक टूथ हेरो, गोल गोल लगाए तो बोले डिस्क हेरो, और पत्ती लगा दिया तो क्या बोलते हैं? बताओ कितना आसान है। ये लीजिए ब्लेड हेरो। है क्या इससे कुछ आसान? इसको पास बोलते हैं देसी भाषा में। क्या बोलते हैं? बोले मूंगफली की पास काट दो, वो पास है, उसको वैसे बोलते हैं ब्लेड हेरो। क्या बोलते हैं? समझ में आई मेरी बात? अब इसके अलावा पोटैटो डिगर भी आता है, आलू खोदने वाली मशीन भी आती है, समझ में? पोटैटो डिगर। इसके अलावा और भी बहुत सारी मशीनें आती है, पर मुख्य मुख्य आपके सामने लिखी हुई है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे नाम आपको अभी याद हो गए होंगे। हुए कि नहीं हुए रहे? हाँ। नीम की खली में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ये गोविंद कुमार तिवारी। देखो, नीम की खली में, किसकी खली में पूछ रहा है? नीम की खली में होती है 5.2%। कितनी होती है रसगुल्लो? हाँ बेटा गोविंद, 5.2 होती है। हेरो बोलते हैं। बहुत बढ़िया अभिजीत सैनी, वाह। ऑनलाइन वाले बच्चे पूरे जोश के साथ पढ़ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मामला सेट है? कोनो कंफ्यूजन तो ना है ना? इतु सा भी ठीक है, चलो मान लिया। बोले सर टिलेज के उद्देश्य क्या है? किसके उद्देश्य? तो तुम बता सकते हो नहीं टिलेज के उद्देश्य? क्या उद्देश्य है टिलेज के? मैं एक भी नहीं बताऊंगा। अगर छोड़ दिया ना कल बताए हुए तो रह ही जाएंगे, मैं लिखाऊंगा नहीं एक भी। बताओ मुझे क्या क्या है? क्या है? बोले सर खरपतवार नियंत्रण। चलो भाई साहब मान लिया आपने कहा। तो दूसरा उद्देश्य? हाँ जी, ठीक। क्या करना? क्या करना? हाँ जी, अरे एक बोलो सारे। इधर अलग बोल रहे हो, वो पीछे वाले पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ये कुछ देवियां अलग ही बोल रही है। इधर जो नाइक बैठे हैं वो पता नहीं कुछ और बोल रहे हैं। मेरे को एक बोलो ना, मेरे कान में तो बेटा एक ही सुनेंगे, सारे कैसे सुनेंगे? अच्छा, कठोर व्रत को तोड़ना और रंध्रावकाश को बढ़ाना। चलो लिख देता हूं। रंध्रावकाश को बोलते हैं सहरंध्रता। सहरंध्रता तथा इनफिल्ट्रेशन को बढ़ाना। सही बात है क्या? और समर प्लोइंग क्यों करते हैं? समर प्लोइंग क्यों करते हैं? हाँ जी, यानी कि क्या मतलब लिखूं क्या वो बताओ मुझे तो। हाँ जी, कीटों का नियंत्रण लिख दो सीधा? अरे वाह बेटा, वाह वाह वाह। अब नियंत्रण हेतु, इसका मतलब आप समझ जाना कि रोग के जो रोग कारक है वो मर जाएंगे और कीटों के कीट खुद मर जाएंगे, या फिर क्या हो जाएगा, उनके अंडे बाहर आकर वैसे मर जाएंगे और आपका नियंत्रण हो जाएगा। वैसे इसके लिए की जाती है ग्रीष्मकालीन जुताई। कौन सी जुताई की जाती है? उसको बोलते हैं समर प्लोइंग। क्या बोलते हैं? हाँ याद रखना, इसको बोलते हैं गर्मियों में गहरी जुताई। इसको क्या बोलते हैं? गर्मियों में गहरी जुताई। हाँ, गहरी जुताई, इसको बोलते हैं गर्मियों में गहरी जुताई। ठीक है, याद रख लोगे इस बात को। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण, सहरंध्रता, इन्फिल्ट्रेशन, इसके अलावा कीट व रोगों को नियंत्रित करने में, या फिर मिट्टी की कठोर परत को तोड़ने में। क्या करने में? मृदा की कठोर तोड़ने हेतु। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना? परत तोड़ने हेतु क्लियरली याद रख लोगे? बोले ठीक है सर, ये भी रख लेंगे। अगर तुम ये रख लोगे तो फिर तीन बातें और रख लेना। पहली बात, जीरो टिलेज। क्या याद रख लेना? जीरो टिलेज जो है वो किसने दिया?
बहुत बढ़िया, किसने दिया? फादर ऑफ जीरो टिलेज कौन है? कहाँ यूज हुआ जीरो टिलेज? जीरो टिलेज क्या होता है? बिना भू परिष्करण के बीजों की, हाँ याद रखना, बीजों की सीधे रूप से बुआई करना। क्या करना है? बीजों की, हाँ, सीधे बुआई करना क्या कहलाता है? बोले जीरो टिलेज करने से क्या कोई समस्या हो सकती है क्या रे? क्या समस्या होगी? हाँ जी, बोले जैसे मान लो टिलेज नहीं कर रहे और आपके खेत में एक छोटी सी झाड़ी, जिसको बरबोड़ी बोलते हो ना आप, बेर बोलते हो, बेर में भी एक तो आता है आपका जिससे आप बोर जो बड़े बड़े मार्केट में बिकते हैं, और एक आपको बता दो और आती है छोटी वाली जंगली सी झाड़ी, झड़ बेरी बोलते हैं जिसको, जानते हो ना? वो एक बहुवर्षीय खरपतवार है। क्या है? या फिर जैसे कूचा जानते हो, आख जानते हो, आख, कैलोट्रोपिस, यानी आख, कूचा, सैकरम मुंजा, या फिर जो उसको अपन झाड़ी बोलते हैं, झड़बेरी बोलते हैं, इस तरह के खरपतवार हो जाते हैं जिनको बोलते हैं बहुवर्षीय खरपतवार। तो एक तो ध्यान रखना, खेत में क्या हो जाता है? खेत में खरपतवारों की समस्या हो जाती है। किसकी? यानी कि जिस खेत में आप लोग भू परिष्करण नहीं करते हो, वहां खरपतवारों की समस्या क्या होती है? और खरपतवारों में भी ध्यान रखना, बहुवर्षीय खरपतवार ज्यादा हो जाते हैं। कौन से खरपतवार है? बोले ठीक है सर, और क्या दिक्कत आ जाती है? हाँ जी बेटा, क्या नहीं होता है? हाँ, यानी बीजों का अंकुरण भी क्या नहीं होता है? ये लो, बीजों का अंकुरण भी सही नहीं होता है। और क्या दिक्कत होती है? अरे और क्या दिक्कत होती है? अच्छा, उत्पादन ही कम हो जाता है। और क्या दिक्कत होगी बताओ देखे? अरे जैसे मान लीजिए कोई भी रोग कारक है, उसने फसल को रोग उत्पन्न किया, और फिर उसके रोग कारक मिट्टी में है या फिर बहुवर्षीय खरपतवार पर बैठ जाएंगे, और फसल आएगी तो वापस खा लेंगे उसको। यानी खरपतवार या कीट और बीमारियों का प्रकोप भी क्या हो जाता है? हाँ, ज्यादातर ध्यान रखना, यानी कि कीटों व बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता है। तो सर फिर ये कर ही क्यों रहे हैं? हाँ, अरे इसकी जरूरत ही कहाँ है? जीरो टिलेज इतना ही खराब है तो इसको क्यों कर रहे हैं? बोले सर मिट्टी में अगर कटाव लग रहा है और मिट्टी का हानि हो रही है ना, तो उसको बचाने के लिए तो जीरो टिलेज क्या करता है? मृदा का संरक्षण करता है, कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण करता है, कंजर्वेशन करता है। क्या करता है? और एक चीज और ध्यान रखना, मृदा कठोर भी हो जाती है। मृदा क्या हो जाती है? मृदा कठोर भी हो जाती है, कठोर हो जाती है। कोई दिक्कत है क्या इस बात से आपको? पक्का दिक्कत नहीं है? ओके डन। तो चलो बताइए, दूसरी होती है कंजर्वेशन टिलेज। कौन सी है? कंजर्वेशन टिलेज। कौन सी टिलेज? क्या बोलते हैं इसको? संरक्षण, भू परिष्करण। ये क्या होता है? बहुत बढ़िया, मृदा की सतह पर 30% या फिर 30% या इससे इससे अधिक कार्बनिक पदार्थों को छोड़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संरक्षण टिलेज कहलाता है। और अंतिम क्या आ जाता है? मिनिमम। अरे कौन सी टिलेज? क्या बोलते हैं? और ये क्या होता है? हाँ, एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि इसमें प्राथमिक भू परिष्करण करते ही नहीं है। एक तरीके से द्वितीय कर लो, सीधा सा एक बार निकालो, जुआई बुआई कर दो। जैसे एमबी प्लो या फिर जैसे डिस्क प्लो, ऐसा हल नहीं चलाना। क्योंकि देखो डिस्क प्लो अपन क्यों चलाते हैं? सारा घास फूस काट के मिट्टी में दबा देता है, सही बात है ना? मिट्टी को पलट देता है, कुछ छोड़ता ही नहीं है एमबी प्लो। या अपना डिस्क प्लो छोड़ता है क्या? प्लाव काटने के बाद आपको कचरा दिखता है खेत में? नहीं दिखता।
तो हमें क्या करना है, सिर्फ इतना भू परिष्करण करना है जो बुआई के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? और याद रखना एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम भू परिष्करण में प्राथमिक भू परिष्करण है। तो याद रखना, एक तो क्या नहीं किया जाता है, प्राथमिक भू परिष्करण नहीं किया जाता है। तो क्या करोगे? हाँ, द्वितीयक वाला करोगे। कौन सा करोगे? तो इसका मतलब होता है बुआई हेतु बुआई हेतु जो कम से कम आवश्यक भू परिष्करण है केवल वो ही करना है। इसको हम बोलते हैं मिनिमम टिलेज। क्या बोलते हैं? याद रख लोगे पक्का, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, इतू से भी दिक्कत नहीं रहेगी ना। भू परिष्करण समाप्त हुआ, अब छाप दो बेटा। हाँ बेटा, क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? अरे जोर से बोलो। फ्लव, हाँ दिखाएंगे, अभी इसको उतार लो फिर दिखाएंगे। देखने की चोर भी करोगे क्या? क्या करोगे? हो गया है? मेरी साइड से आप लोगों का टिलेज जो है वो खत्म हो गया है।
अभिजीत सैनी क्या कह रहा है? अभिजीत सैनी कह रहा है हैप्पी सीडर क्या होता है? हैप्पी सीडर, अच्छा सीडर से क्या समझते हो आप? हाँ, बीज बोने वाला क्या है? यानी एक मशीन है, देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें कैसी मशीन है। एक ऐसी मशीन होती है जिसमें क्या होता है, आगे की तरफ इस तरह से आगे की तरफ ब्लेड लगी होती है। ब्लेड का मतलब ऐसे गोल गोल वो लगे रहते हैं, समझ में आ गई मेरी बात? और पीछे इसके बीज बुआई की जुगाड़ रहता है। आपको खेत में कोई कुछ भी नहीं करना, भू परीक्षण करना ही। तो फिर सर क्या करना है? बोले ट्रैक्टर के पीछे ये वाली मशीन लगा दो, ठीक है। जहां बीज डलेगा पहले ये क्या करेगा, वहां जो कचरा है उसको जो इसका हैप्पी सीडर जो है ना, इसके आगे जो डिस्क लगी रहती है वो उसको काटेगी। क्या करेगी? काटेगी। उससे कचरा आपके हल में नहीं फंसेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, ये तो काम करेगा पहले कट करने का मिट्टी को, और पीछे से बीज डलेगा और काम हो जाएगा। यानी ये क्या करती है, भू परीक्षण चाहिए नहीं, सीधा बीज बुआई के काम आती है हैप्पी सीडर। और ये भी किसके अंदर आता है बेटा? ये भी आता है आपके सीडर वाली जो चीजें हैं वो किसमें आती है? द्वितीय भू परिष्करण में। जहां जहां आपको सीडर लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले? हाँ, जैसे एक बच्चे ने बताया है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये हो गया हैप्पी सीडर। क्या हो गया? हैप्पी सीडर। तो जिन जिन में सीडर लगा हुआ मिले ना, जैसे हैप्पी सीडर, एक होता है लकी सीडर, क्या होता है? हाँ, हैप्पी सीडर, लकी सीडर, या ऐसा कोई और भी सीडर मिले तो किसमें मान लेना उसको? द्वितीयक में। किसमें मान लेना? द्वितीयक में। उतार। अच्छा एक और काम की बात बता देता हूँ, टाइम हो गया क्या? हो गया, चलो एक काम की बात और बता देता हूँ, मस्त बात बता के जाऊंगा आप लोगों को। देखो ध्यान देना। एक तो होता है डिस्क एंगल, क्या होता है? एक होता है टिल्ट एंगल, क्या होता है? ये क्या होता है मैं समझा देता हूँ। हालांकि आप लोग अपने मम्मी पापा के पास जब बुआई जुताई करते हैं तब जाते हो, तब तो आप इनको समझ जाओगे, अन्यथा नहीं समझ पाओगे। जैसे कोई भी प्लो है तो उस प्लो का, जैसे मान लीजिए ये एक वाला डिस्क है और ये उसके पीछे वाला डिस्क है, और ये डिस्क ऐसे किसी न किसी एक लोहे की रोड पर अड़े हुए रहते हैं, और इस तरह से आपने ट्रैक्टर से उनको कनेक्ट करते देखा होगा। ये सामने का व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि ये जो जिसकी अपन बात कर रहे हैं ना, इस तवी की है ना, ये क्या होता है, जैसे मान लो ये गोल गोल तवी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जहां उसको कसा जाता है उसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे, या ऐसे उसको घुमा सकते हैं थोड़ा बहुत। समझ में आ गई मेरी बात? अगर हम उसको थोड़ा यूं रखेंगे तो कम मिट्टी काटेगा, और अगर अपन उस तवी को बिल्कुल ऐसे कर देंगे तो ज्यादा काटेगी। समझ में आ गया? अरे मान लीजिए ये एक तवी है और ये मान लो ऐसे मिट्टी में जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इतनी सी मिट्टी को काट रहा है सामने वाली को। मैं पहले ऐसा था, मैंने थोड़ा इसको यूं कर दिया, तो अब इतनी की बजाय इतनी काट रहा है ना मिट्टी। यानी कि एक डिस्क को अगर अपन इस तरह से रोटेट करते हैं तो वो ज्यादा मिट्टी को काटेगा। यानी ये जनरली अगर अपन बात करें, इस तवी को अगर अपन बिल्कुल ही ऐसा रखेंगे थोड़ी सी मिट्टी काटेगा, और ज्यादा घुमा देंगे तो इसके सामने जितनी मिट्टी आएगी उसको काटेगा और पलट देगा। करेगा कि नहीं करेगा? दूसरी बात, अगर मान लीजिए इसी तवी को, जैसे मान लीजिए तवी जैसे नॉर्मली यूं रहती है, और अपन ने देखा होगा कि वो इस तरह से मिट्टी के अंदर जाके धस जाती है। अगर मान लीजिए अपन उसको घुमा दे कि थोड़ा सा बिल्कुल सीधा कर दे, ऐसा सीधा, तो क्या मिट्टी में धसेगा क्या वो? अरे धसेगा क्या? अरे एक तो कोई चीज ऐसे जाके मिट्टी में धसती है, और एक कोई चीज ऐसे सीधी जाके, कौन सी ज्यादा धसेगी? सीधी। अरे सीधी वाली, जैसे मान लो ये हल है, आपने हल देखा है देसी हल? तो देसी हल का मुंह ऐसे क्यों रहता है? ऐसे भी तो रख सकते हैं ना, ऐसे सीधा सा खंबा गाड़ देते हैं कि अब चला लो, हल कर लो, बुआई कर सकते हो क्या? क्योंकि जैसे ही आप आगे खींचोगे तो तिरछी वाले से पेनी चीज होती है वो धीरे धीरे अंदर धसती जाएगी, ठीक है। और सीधी खड़ी रहेगी तो ऊपर ही ऊपर ऐसे उछल उछल के चलती रहेगी, लेकिन अंदर धसेगी। यानी कहने का मतलब होता है, एक तो होता है टिल्ट एंगल, ये टिल्ट एंगल तो काम करता है कि वो प्लाऊ आपका कितना गहराई तक धसना चाहिए, उसको कंट्रोल तो कौन करता है? और ये जो एंगल होता है डिस्क एंगल, ये करता है कि कितनी मिट्टी को काटेगा आपका प्लाऊ, उसको नियंत्रित कौन करता है? ये। किसी भी हल के लिए आपको जो डिस्क एंगल है वो होना चाहिए 40 से, याद रखना, लगभग लगभग 45 डिग्री। कितना होना चाहिए? एग्जैक्ट वैल्यू आप ध्यान रखना, 42 से 45 डिग्री के आसपास आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्ट वैल्यू है 42। कितनी है? 42 डिग्री। डिग्री तो समझते हो ना, कोण है, क्या है? कोण। बोले सर टिल्ट एंगल कितना है? तो टिल्ट एंगल का ध्यान रखना, ये होता है 15 से 25 डिग्री। कितना होता है? ये टिल्ट एंगल तो किस काम में आता है? बोले पेनिट्रेशन के। पेनिट्रेशन का मतलब होता है अंदर धसने के लिए। तो कोई भी प्लो मिट्टी के अंदर धसता है उसको नियंत्रित तो कौन करता है? कौन करता है? जैसे मान लीजिए ये है एक हल, और ये हल जैसे मान लो हेरो है, ठीक है। अब ये मिट्टी के अंदर, ये मिट्टी है यहाँ पर, ठीक है। ये मिट्टी के साथ यहाँ जो एंगल बना रहा है अपन उसकी बात कर रहे हैं,
और एक हल जैसे मान लो इस तरह से आके मिट्टी के ऊपर टिकता है, ये मिट्टी है और इस तरह से आके टिक रहा है, ये वाला तो अंदर जैसे धस जाएगा और ये वाला अंदर धस पाएगा क्या? नहीं। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, इस वाले एंगल की हम बात करें, ये कितना होना चाहिए? तो ये कितना होना चाहिए? 15 से 25। इसको बोलते हैं टिल्ट एंगल। तो टिल्ट एंगल तो क्या करता है, ध्यान रखना, टिल्ट एंगल तो करता है प्लो को मिट्टी में धसने का नियंत्रण करता है, पेनिट्रेशन को। तो याद रखना, प्लो के मृदा में पेनिट्रेशन का नियंत्रण। समझ में आ गया? पेनिट्रेशन का मतलब होता है पेनिट्रेट करना, उसमें धसना। और ये क्या करता है? ये करता है कि कितनी मिट्टी को वो काटेगा। तो प्लो की जो विड्थ होती है, जो मिट्टी काटने की चौड़ाई है, उसको नियंत्रित कौन करता है? मृदा में काट की जो चौड़ाई होती है उसको नियंत्रित कौन करता है? उसको कौन करता है? डिस्क एंगल। और याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन जेईटी के अंदर इतने बार पूछे जा चुके हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्लियर है मामला? ओके डन, उतार लो। यही उतार रहे थे ना, इससे भी पीछे थे। ओके डन मेरे रसगुल्लो, छाप दो इसको, फोटोकॉपी कर दीजिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। आई होप आपने ये सेशन बहुत अच्छे से एंजॉय किया।